गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि अपना 11th इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स का 5th चैप्टर चल रहा था, उसका आज जो वीडियो नंबर है वो है वीडियो नंबर 2। कल मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उन माप के बारे में आपको बताया था। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसे कहते हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में कौन कौन से मापों को शामिल किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी। आज का जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे कि एक तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो औसत माध्य होते हैं उनमें कौन कौन से आवश्यक गुण होते हैं और इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो औसत माध्य होते हैं उनके लिए जो आवश्यक गुण होते हैं वो होते हैं निम्नलिखित। सबसे पहला है स्पष्ट और स्तर। सबसे पहला है स्पष्ट और स्तर, यानी कोई भी केंद्रीय प्रवृत्ति का चाहे औसत माध्य हो, चाहे समांतर माध्य हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे बहुलक हो, चाहे कोई विभाजक मूल्य हो, चाहे अन्य कोई हरात्मक माध्य या गुणात्मक माध्य हो, सभी माध्यों में क्या होना चाहिए कि वो स्पष्ट और स्थिर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी उनकी वैल्यू है एक स्पष्ट होना चाहिए और स्थिर नहीं होना चाहिए, जैसे परिवर्तनशील वो नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्रतिनिधि मूल्य होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका औसत आता है समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक में से कोई भी मूल्य जो आता है वो क्या होना चाहिए, एक ऐसा प्रतिनिधि मूल्य होना चाहिए जो पूरी समग्र श्रेणी का क्या करे, प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, आगे है अगला सरलता, यानी कि जो भी आपका औसत माध्य है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसको ज्ञात करना काफी सरल हो, यानी उसमें क्या होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। एक निश्चित मूल्य होना चाहिए, यानी जो भी आपका औसत होगा उसका कोई ना कोई एक निश्चित मूल्य होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 10, तो 10 क्या है, एक निश्चित मूल्य है। तो इस प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति का जो औसत माध्य होते हैं उनका कोई निश्चित माप होना चाहिए। निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए, यानी जो भी आपका मूल्य होगा एक निश्चित मूल्य होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 10, तो 10 क्या है, एक निश्चित मूल्य है, तो ये क्या है, एक निरपेक्ष मूल्य भी है 10। ठीक है, तो निश्चित निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए, जैसे 10, 15, 20, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 10% ये सापेक्ष मूल्य है, तो एक निरपेक्ष मूल्य होना चाहिए। प्रतिदर्श परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए। जैसे अपन कोई भी औसत माध्य ज्ञात करते हैं और यदि अन्य विधि द्वारा औसत मूल्य ज्ञात करते हैं, इसमें प्रतिदर्श परिवर्तन होते हैं, यानी जो सैंपल्स लेते हैं, प्रतिदर्श लेते हैं, उन प्रतिदर्शों का इस पर न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए। और बीजगणितीय विवेचन संभव हो, यानी जिसका मतलब कि जो आंसर आ जाए, आंसर की सत्यता की जांच की जा सकती हो, यानी बीजगणितीय विवेचन क्या हो, उसके संभव हो। तो इस प्रकार जो भी औसत माध्य होते हैं उन औसत माध्यों के मुख्य रूप से 7 गुण होते हैं। इसकी जो विशेषताएं होती हैं, पहला है कि स्पष्ट और स्तर होना चाहिए। दूसरा है ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्रतिनिधि मूल्य हो। तीसरा सरल होना चाहिए। चौथा है निश्चित मूल्य होना चाहिए। निरपेक्ष मूल्य होना चाहिए और जो प्रतिदर्श लेते हैं उनका न्यूनतम प्रभाव होना चाहिए और बीजगणितीय विवेचन संभव हो। ये सारे गुण जिसमें पाए जाएंगे वो एक आदर्श माध्य कहलाता है। ये सारे गुण जिस माध्य में पाए जाते हैं, 3 होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनमें से ये गुण जिस औसत माध्य में पाए जाएंगे वही आदर्श माध्य कहलाता है। इस प्रकार जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, चतुर्थक मूल्य, गुणात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, जो आदर्श माध्य है वो है अपना समांतर माध्य। समांतर माध्य में ये सारे गुण हैं ये पाए जाते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है कि एक औसत माध्य के या केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माध्य होते हैं उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, या एक आदर्श माध्य में कौन से गुण होने चाहिए। तो एक आदर्श माध्य में ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि समांतर माध्य सोल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो समूहित श्रेणी का जो समांतर माध्य होता है, समूहित श्रेणी का 2 श्रेणियां होती हैं, एक समूहित श्रेणी और एक असमूहित श्रेणी। तो ये असमूहित श्रेणी है और समूहित श्रेणी बाद में बताऊंगा। समूहित का मतलब होता है कि कुछ मूल्य समूह में दिए हुए होते हैं। जैसे एक कक्षा में 10 में से 5 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है, तो 7 क्या हो गए, वो एक समूह हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार एक तो असमूहित श्रेणी होती है। ठीक है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करते समय इसमें केवल और केवल x के मूल्य दिए हुए होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई समूह नहीं होता है। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थियों 10 के पहले के कितने, दूसरे के नंबर इतने, तीसरे के 4, 5, 6 अलग अलग उनके सबके दिए हुए थे, कोई समूह नहीं होता है, सबके अलग अलग मार्क्स दिए हुए होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो ज्ञात करेंगे वो व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। और व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज का समांतर माध्य 3 विधियों के द्वारा किया जा सकता है। एक प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जिसका फॉर्मूला होता है x बार = सिग्मा x बटे n। दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि जिसका फॉर्मूला होता है
एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। एक होती है पद विचलन विधि जिसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ठीक है, इस प्रकार डी की वैल्यू क्या होती है एक्स माइनस की ए और डी डैश की वैल्यू होती है डी अपॉन सी या फिर एक्स माइनस की ए बटे सी। इस प्रकार ये एक आदर्श माध्य के कुछ आवश्यक गुण थे। अब ज्ञात करते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य पहली श्रेणी अपनी व्यक्तिगत श्रेणी। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल मेथड। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें किसी समंग श्रेणी के केवल x के मूल्य दिए हुए होते हैं, ओनली x दिया हुआ होता है। ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तीन विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा कल्पित माध्य होता है जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और तीसरा स्टेप डेरिवेशन मेथड होता है जिसको पद विचलन विधि भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि जिसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करने के लिए जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन, यानी एक्स बार इज इक्वल टू मदों की संख्या, मदों की संख्याओं का योग बटे मदों की संख्या। जैसे एक समंग श्रेणी अपने को दे रखी है, x के मूल्य दे रखे हैं, उसमें अपने को 5 6 7 8 9 ये अपने पदों की संख्या अपने को दे रखी है। और इसमें बोल रखा है कि जो दी हुई समंग श्रेणी है ये क्या है? एक समंग श्रेणी है। क्या है ये? एक समंग श्रेणी, समंग श्रेणी जिसमें केवल और केवल x के मूल्य दे रखे हैं और बोल रखा है दी गई समंग श्रेणी है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या औसत माध्य ज्ञात कीजिए या औसत ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। ये ध्यान रखना, माध्य आ जाए, औसत माध्य आ जाए, समांतर माध्य आ जाए तो आप ध्यान रखना क्या ज्ञात करना अपने को? समांतर माध्य। और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? देखो अपना फॉर्मूला क्या है? मदों की संख्याओं का योग। मदों की संख्या कौन कौन सी है? 5 6 7 8 और 9। इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का जो योग होता है वो होता है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स यानी किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ यदि सिग्मा लग जाता है तो समझ जाना है कि उस वेरिएबल का क्या है? वो टोटल है, उस वेरिएबल का क्या है? योग है। यदि मैंने यहाँ पे सिग्मा एक्स लिख दिया इसका मतलब है कि जो एक्स के मूल्य हैं उन मूल्यों का क्या है? ये योग है। देखो कितने मूल्य हैं? पहले तो देखो सिग्मा एक्स 35 यानी सिग्मा एक्स कितना आ रहा है? 35 क्या है? इन सबका क्या है? टोटल है। ठीक है, दूसरा अपने को चाहिए क्या इसमें? अब देखो सिग्मा एक्स तो अपने को मिल गया, अब चाहिए क्या? एन कितना है? नंबर ऑफ आइटम होता है ये, नंबर ऑफ आइटम यानी पदों की संख्या या मदों की संख्या। मदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो एन इक्वल टू कितना है? 5। अब इस श्रेणी में अपना समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है? 35 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा? 7 5 35। तो एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया? 7। ये क्या आ गया? अपना समांतर माध्य आ गया। व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य अपने पास आ गया। ठीक है, फॉर्मूला सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स कितना है? 35, एन कितना है? 5, डिवाइड किया कितना आया? 7। तो एक्स बार इक्वल टू कितना आ गया? अपना 7। ध्यान रखना, यह है अपना व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। अब देखते हैं
दूसरा, ये समंग श्रेणी का प्रत्यक्ष। दूसरी जो विधि है इसमें, वो विधि है लघु विधि, बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, यानी लघु विधि, और इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एक्स सिग्मा डी अपॉन एन। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पे जो डी दे रखा है, डी होता है एक्स माइनस की ए। ए क्या होता है, कोई भी एज्यूम्ड मूल्य होता है, यानी कल्पित मूल्य, कल्पित मूल्य, कल्पित मूल्य, यानी ए होता है, इसमें कोई भी मूल्य हो सकता है, कल्पित मूल्य, जो श्रेणी के अंदर का भी हो सकता है और श्रेणी के बाहर का भी हो सकते हैं। कोई भी श्रेणी को आप कल्पित मूल्य मान सकते हो, किसी भी श्रेणी को आप क्या मान सकते हो, कल्पित मूल्य मान सकते हो। तो डी इक्वल्स टू एक्स माइनस की ए इज इक्वल टू होता है कल्पित मूल्य। इस विधि के द्वारा आप देखो अपन समांतर माध्य ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। देखो अपने को समंग श्रेणी दे रखी है कि दी गई जो समंग श्रेणी है उसका कल्पित माध्य विधि द्वारा, दी गई समंग श्रेणी का कल्पित माध्य विधि द्वारा या लघु विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो कल्पित माध्य विधि द्वारा या लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसमें कोई भी वैल्यू को क्या मान लो, एज्यूम कर लो, यानी कल्पित मान लो। तो सबसे अच्छा अपने लिए यही होता है कि जो हमने समंग श्रेणी दे रखी है, उस समंग श्रेणी के मध्य में कोई मूल्य होता है, उसको आप क्या मान सकते हो, एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, ए मान सकते हो। जैसे मैंने 7 को क्या मान लिया, यहाँ पे ए मान लिया, ठीक है। अब ए मान लिया तो देखो क्या ज्ञात करना है, डी, और डी की मूल्य क्या होता है, एक्स माइनस की ए, एक्स माइनस ए। अब डी ज्ञात करूंगा तो 5 माइनस ए कितना है मेरा 7 इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस के 2। इधर 6 माइनस की 7 इजिकल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1। 7 माइनस की 7 इजिकल टू 0। 8 माइनस की 1, 8 माइनस की 7 इजिकल टू कितना आ जाएगा 1, और 9 माइनस की 7 इजिकल टू कितना आ जाएगा 2। अब फॉर्मूले में देखो क्या है, सिग्मा डी। सिग्मा डी क्या होता है, डी का योग, सिग्मा डी। और सिग्मा डी कितना आ जाएगा, देखो माइनस की 2 माइनस की कितने हो गए माइनस के 3, ठीक है। और इधर कितना है 0 है, प्लस के कितने हैं 3, तो 3 और 3 जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा डी इक्वल्स टू 0। सिग्मा डी इक्वल्स टू 0। अपना फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना था अपना 7 प्लस सिग्मा डी कितना आया 0, एन कितना है अपना 5, एन कितना है 5। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, इसमें इसका बार होकर क्या आएगा 0, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ गया 7। चाहे तो आप कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करें, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से ज्ञात करें, या पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करें, समांतर माध्यम से क्या आता है, समान ही आता है। देखो तीसरी विधि, तीसरी विधि है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, स्टेप डेरिवेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप डेरिवेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे अपने को कोई समंग श्रेणी दे रखी है, समंग श्रेणी दे दी एक्स जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये अपने को कोई समंग श्रेणी दे रखी है, और इस समंग श्रेणी बोल दिया कि आप स्टेप डेरिवेशन मेथड द्वारा या पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसमें से कोई भी जो संख्या होती है उसमें से क्या मान लेते हैं, एज्यूम्ड मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया 1 इसको 15 को ए मान लिया, तो डी ज्ञात करता हूँ सबसे पहले। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस की ए। एक्स कितना है 5, 5 में से 15 गए तो माइनस के 10, 10 में से 15 गए तो माइनस के 5, 15 में से 15 गए तो 0, इधर 5 और इधर 10। ये मेरा क्या गया डी आ गया, क्या गया डी आ गया। अब मैं
इस डी में से किसी संख्या को मैं क्या करता हूँ, एक कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ। क्या मैं ले लेता हूँ, मैं कॉमन फैक्टर, यानी क्या ले लेता हूँ मैं, सी बोलते हैं इसको, इसको समापवर्तक भी बोलते हैं, कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, समापवर्तक भी बोलते हैं। जैसे इसमें यदि मैं कॉमन फैक्टर लूँ तो मैं 5 ले सकता हूँ, क्योंकि 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसका भाग इस सभी वैल्यू में जाता है। ए कितना माना था मैंने यहाँ पे 15, ठीक है। एन मेरा कितना दे रखा है यहाँ पे 5, ये सारी वैल्यू मेरे को दे रखी है। मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। अब देखो ज्ञात कर लिया मैंने डी डैश। अब देखो इसमें एक चीज ज्ञात करनी है आपको, डी डैश। और डी डैश कैसे ज्ञात करते हैं, डी अपॉन सी, यानी डी में सी से डिवाइड कर देते हैं डी को। डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिख देता हूं मैं, डी अपॉन सी बराबर क्या होता है, डी डैश। ठीक है, याद कर लो। यहाँ कितना है, माइनस के 10, तो माइनस के 10 बटे 5, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 2। इधर कितना आ जाएगा, माइनस के 5 बटे 5, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू कितनी है 5, याद कर लो। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, इधर क्या आ जाएगा 0, इधर 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इसका योग कर लो, इसका माइनस का कितना हुआ 3, ये कितना हुआ माइनस प्लस के 3। फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रख दो। अपना जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन, ये अपना पद विचलन विधि का फॉर्मूला है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना माना था अपन ने 15, प्लस सिग्मा डी डैश कितना आया -3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिग्मा डी डैश इक्वल टू 0। तो डी डैश इक्वल टू कितना आ गया 0, एन कितना दे रखा है अपना 5, तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस 0 इंटू सी भी कितना है 5, इसको यदि 5 से इंटू करोगे 0, तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया 15। समांतर माध्य कितना आ गया इसका 15। इस प्रकार अपनी जो व्यक्तिगत श्रेणी थी उस व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो समूहित श्रेणियां होती हैं उनका समांतर माध्य ज्ञात करना। पापा मैं इनविजिबल हो गया।